Hello and welcome back once again in another session of accountancy. मुझे उम्मीद है कि जितना हमने लेजर अकाउंट्स के बारे में अभी तक समझा, अभी तक पढ़ा, किस तरह से जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर ये लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, फिर उनकी बैलेंसिंग किस तरह से की जाती है एंड फाइनली बैलेंसिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस का जो कंसेप्ट है वो क्या था, मैंने आपको ये लास्ट सेशन में समझाया था। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ये भी आपको समझाया था। तो मुझे उम्मीद है कि वो आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा। चलिए अब हम इसी चैप्टर में लेजर अकाउंट्स से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं कि वेरियस सब्सिडरी बुक्स। देखो, अगर आपको याद हो तो हमने सब्सिडरी बुक्स में ही समझा है कि इसमें स्पेशल पर्पस की सब्सिडरी बुक्स भी आती हैं, जिसे हम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न के नाम से जानते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो कैश बुक पढ़ी थी, चाहे वो सिंगल कॉलम थी चाहे वो डबल कॉलम थी, ये सब जो हैं वो स्पेशल पर्पस की सब्सिडरी बुक्स की कैटेगरी में कवर हो रही थी, इवन जर्नल प्रॉपर भी। तो देखो, अभी तक की जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर हमने लेजर अकाउंट्स बनाना सीखा। हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिकली किया था उसमें हमें जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन वो 1 मार्च को दी हुई थी, मुझे उम्मीद है कि आपने वो सेशंस जरूर अच्छे से समझ लिए होंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन। तो वो 1 मार्च को था कि बिजनेस कमेंस किया था श्याम सुंदर एंड सन्स ने, लेकिन हो सकता है कि कोई बिजनेस चल रहा हो, ऑन गोइंग हो, नया बिजनेस नहीं कमेंस हुआ। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में पिछले साल के कुछ बैलेंसेस जो हैं वो आगे आने वाले साल में कंटिन्यू होंगे। तो उस केस में क्या होगा? देखो, उस केस में एक ओपनिंग एंट्री पास की जाती है। अब मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी कि ओपनिंग एंट्री का कंसेप्ट क्या है। ये हमने जब जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर किया था, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी, मैं अलग से भी स्पेशली ओपनिंग एंट्री का लिंक भी मैंने लिखा हुआ है, तो आप वहां से जरूर चेक कीजिए अगर आपको अभी तक ओपनिंग एंट्री नहीं पास करनी आती है तो देखते हैं कि इसमें है क्या और किस तरह से इसकी पोस्टिंग की जाएगी। देखो, इन केस ऑफ एन ऑनगोइंग बिजनेस, मतलब जब कोई व्यवसाय चल रहा होता है, काफी सालों से चलता आ रहा होता है, तो बैलेंसेस ऑफ सम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर कैरिड फॉरवर्ड इन दी न्यू सेशन। तो जो नया सेशन स्टार्ट होता है, जैसे एक अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाता है, 12 महीनों वाला टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में पिछले साल की कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है बाय पासिंग एन ओपनिंग एंट्री। और कैसे पास किया जाता है, कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है? एक ओपनिंग एंट्री पास कर एट दी डे 1, मतलब पहले दिन जो सबसे पहली एंट्री की जाती है ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द न्यू अकाउंटिंग सेशन या न्यू अकाउंटिंग ईयर, नए सेशन या नए ईयर के दौरान जो सबसे पहली जर्नल एंट्री पास की जाती है ना, वो ये ओपनिंग एंट्री बन जाती है। फिर अब इस ओपनिंग एंट्री के आधार पर भी हमें लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करनी पड़ती है। अब कैसे करनी पड़ती है, उसका बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही सीधा सा हमारे पास रूल आएगा, ये वाला, कि अगर तो एसेट्स हैं तो हमने उनको हमेशा डेबिट में उतारना है, क्योंकि अभी तक मैं हमेशा यही बोलती आई हूं कि एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो दैट मीन्स जितने भी आपकी एसेट्स होंगी, जैसे आपको कोई पुरानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ये दिया हुआ है, तो आपने उसे जब प्लांट अकाउंट बनाओगे या लैंड अकाउंट बनाओगे या बिल्डिंग अकाउंट बनाओगे तो उसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की फॉर्म में उतारना है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको लाइबिलिटीज से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, तो आपको फिर से ये बात बहुत बार बताई गई है कि लाइबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए क्रेडिट वाली चीज को हम बाय वाली साइड पर उतारते हैं, तो इसलिए इसका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि जो नया वाला बैलेंस होता है वो बीडी की फॉर्म में, ब्रॉट डाउन की फॉर्म में उतरता होता है, उसे हम सीडी की फॉर्म में नहीं उतारते। होता है ना, जब बैलेंसिंग करते हैं
फिर सीडी लिखते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट डेट को हम आगे उसे लिख लेते होते हैं, कंटिन्यू कर लेते होते हैं, तो हम बीडी लिखते होते हैं। और इन्हीं बीडीज की आधार पर ही, अगर आपको याद हो, तो हमने ट्रायल बैलेंस भी क्रिएट करना सीखा था। ठीक है, अब देखो, अब इसी से रिलेटेड ना एक बहुत ही अच्छा सा नोट है, ये हमने कंसेप्ट ये समझा हुआ है पहले भी। देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनी एक्सपेंस और इनकम्स। अगर आपको याद हो तो जो ट्रायल बैलेंस जब हमने बनाना सीखा है लास्ट सेशन में, तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि हमने नॉमिनल अकाउंट्स की और परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, इनकी बैलेंसिंग नहीं करनी है। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है, क्योंकि बिकॉज द अकाउंट्स ऑफ सच नॉमिनल नेचर, मतलब इस तरह के जो ये नॉमिनल अकाउंट्स हैं, दे आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द अर्लियर सेशन, मतलब पिछले सेशन के एंड में ही ये खत्म हो जाते हैं। कैसे? इन्हें पास कर दिया जाता है ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका तो कोई बैलेंस बचता ही नहीं है। तो इसलिए कोई भी एक्सपेंस या इनकम का आपको कभी भी ओपनिंग एंट्री की फॉर्म में कोई बैलेंस नहीं देखने को मिलेगा। आपको अगर ओपनिंग एंट्री के केस में जो बैलेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, वो या तो एसेट्स या लाइबिलिटीज के केस में ओपन करने पड़ेंगे। यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया? अब देखो, फिर से अब मैं अगर आपको याद दिलवाऊं, तो जो ओपनिंग एंट्री होती है, हमने जब ओपनिंग एंट्री करना सीखा था लेजर जर्नल एंट्रीज में, तब हमने ये समझा था कि गुडविल नाम का एक कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आ सकता है, या कैपिटल नाम का एक कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आ सकता है। ज्यादातर आपके लिए, आपके लेवल तक अभी तक ये कंसेप्ट है कि एसेट्स दी हुई हैं तो एसेट्स को डेबिट कर लो, लाइबिलिटीज दी हुई हैं तो लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर लो। और जब प्लस माइनस करोगे, क्यों करना पड़ेगा ना, डुअल एंट्री एस्पेक्ट है, चेक करना पड़ेगा कि जितनी अमाउंट्स डेबिट हो रही हैं उतनी ही क्रेडिट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो अगर कोई डिफरेंस आएगा तो दैट डिफरेंस विल बी कैपिटल। तो उस वक्त आपको एंट्री पास करने के बाद पता चलेगा कि भाई एक नया खाता एग्जिस्टेंस में आ रहा है जिसका हमें लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए इसकी एक एग्जाम्पल, एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे ये एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है जो कि मेरी बुक के अकॉर्डिंगली 13.14 पेज पर अवेलेबल है। देखो, इसमें आपको ना फॉलोइंग बैलेंसेस बता रखे हैं। मेसर्स मार्बल ट्रेडर के 1 अप्रैल को लेजर्स में ये ओपनिंग बैलेंस अपीयर कर रहे हैं, तो इन्हें ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा और इनकी मदद से एक ओपनिंग एंट्री पास की जाएगी। देखो, अब इसमें करना क्या होगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई किसका डेबिट बैलेंस होता है और किसका क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब कौन सी एसेट बनेगी और कौन सी लाइबिलिटी बनेगी। कैश इन हैंड हमेशा हमारी एसेट होती है, तो इसका मतलब जब हम जर्नल एंट्री, ओपनिंग एंट्री पास करेंगे तो हमने इसे डेबिट करना है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, जो ये कैश एट बैंक है, इसे भी हमने क्या करना है, डेबिट करना है। बिल्स रिसीवेबल भी हमारे एसेट होते हैं। डेटर्स ही जब हमें बिल बनाकर दे देते हैं, आगे चलकर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का भी एक चैप्टर करेंगे जिसमें आपको ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बहुत ही डिटेल में समझाया जाएगा। तो अभी के लिए आपको बस याद ये रखना है कि ये हमारी एसेट होती है और पेबल, जिसको हमने पे करना है, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, अब देखिए नाम है रमेश और साथ में आपको क्रेडिट लिखा ही हुआ है। क्रेडिट किसका बैलेंस होता है, अभी अभी मैंने आपको शो किया था ना, एसेट्स का डेबिट और लाइबिलिटीज का क्रेडिट। तो ये क्रेडिट जो लिखा हुआ है वो इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिट लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। बिल्कुल इसी तरीके से ये राहुल और हिमांशु के साथ डेबिट लिखा ही हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों हमारे डेटर्स हैं। अब क्या बचा, सिर्फ एक ये स्टॉक। तो ये स्टॉक भी हमारी एसेट होती है। हम अकाउंटिंग इक्वेशंस में सीख कर आए थे कि स्टॉक को हम एसेट्स वाली कैटेगरी में शो करते थे, तो इसलिए ये स्टॉक को भी हमने डेबिट की फॉर्म में ही शो करना है। अब देखते हैं कि अगर इसकी ओपनिंग एंट्री पास की जाएगी तो वो किस तरह से पास की जाएगी।
देखो कुछ इस तरह से सबसे पहले हमें ये ओपनिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद लेजर अकाउंट्स में इनकी पोस्टिंग बन जाएगी बहुत ही आसानी से। होगा क्या इसमें, देखो ये हम लिखेंगे जर्नल ऑफ मेसर्स मार्बल ट्रेडर्स। कैश मैंने अभी अभी आपको समझाया डेबिट है, बैंक भी आपको समझाया डेबिट है, बिल्स रिसीवेबल आपको समझाया था डेबिट है। तो जो जो चीजें डेबिट की थी हमने उन्हें डेबिट कर लिया, और रमेश और बिल्स पेबल क्रेडिट के थे तो हमने उन्हें क्रेडिट कर लिया। देखो देखने में ही आपको पता चल रहा है कि ये जो डेबिट साइड है इसमें जो ये अमाउंट्स हैं जो डेबिट हुई हैं अमाउंट वो काफी ज्यादा हैं, और जो अमाउंट क्रेडिट हुई है रमेश और बिल्स पेबल के थ्रू वो तो सिर्फ महज 5,000 ही है। तो इसका मतलब हमें क्रेडिट को बराबर करने के लिए, डेबिट के बराबर करने के लिए क्रेडिट में कुछ लिखना पड़ेगा। तो देखो आप देख सकते हो कि कैपिटल एक बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में आपको यहाँ पर दे रखी है। तो आपके लिए अभी तक के लिए जो कंसेप्ट है ना उसमें बैलेंसिंग फिगर कैपिटल ही निकलेगी। अगर डेबिट पर निकलती है तो वो कई बार गुडविल एग्जिस्टेंस में आती होती है। वो आपको जब आगे फर्दर फाइनल अकाउंट से रिलेटेड कंसेप्ट्स आएंगे या आगे फर्दर स्टडी करोगे कॉमर्स में तो आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ आपके लिए इतना सा कंसेप्ट है कि कैपिटल एज अ बैलेंसिंग फिगर निकल सकती है जब ओपनिंग एंट्री पास की जाती है। अब ये देखो ये किस तरह से किया हुआ है, ये देखो यहाँ आपको नरेशन में समझाया भी हुआ है कि आपने इसका टोटल करना है और इसमें से ये 5,000 माइनस कर देना है, तो बैलेंसिंग फिगर 45,100 आपके पास कैपिटल निकल रही है। अब आपने इसको उतारना कैसे है, देखो नॉर्मली तो हमने क्या सीखा है कि कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर आता वो है जो क्रेडिट में लिखा हुआ है, लेकिन अब यहां पर ये कंसेप्ट नहीं फॉलो करना, गलत हो जाएगा। यहां पर आपने क्या करना है, बिकॉज दिस इज एन ओपनिंग एंट्री, तो आपने जस्ट कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और 6,000 अमाउंट कॉलम में लिख देना है। आपने बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और 12,000 अमाउंट कॉलम में लिख देना है। बिल्कुल इसी तरीके से सारे एसेट्स के लिए करना है। जब लायबिलिटीज की बारी आएगी तब आपने लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने समझाया है आपको कि कैरेट डाउन वर्ड नहीं यूज होगा, इन सब के लिए ब्रॉट डाउन वर्ड ही यूज होगा। बस जो एसेट्स हैं उन्हें टू वाली साइड पर उतारना है, जो लायबिलिटीज हैं उन्हें बाय वाली साइड पर उतारना है। तो मुझे उम्मीद है कि ओपनिंग एंट्री की ट्रांजैक्शन बहुत ही आसानी से समझ में आ गई। अब देखिए, अब हमारे पास आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ ओपनिंग एंट्री हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट उभर कर आता है वो है लेजर पोस्टिंग इन केस ऑफ कैश बुक। देखो हम कैश बुक का सारा कंसेप्ट थॉरली कर चुके हैं। हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना भी सीख चुके हैं, हम डबल कॉलम कैश बुक बनाना भी सीख चुके हैं। अब अगर आपको याद हो तो जो मैंने वेरी फर्स्ट सेशन कैश बुक का दिया था तो हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट में पढ़ा था कि अगर हम कैश बुक बनाते हैं तो हमें सेपरेटली लेजर अकाउंट्स में कैश अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यही कंसेप्ट आपको यहां पर रिपीटेड है कि इन केस ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक देयर इज नो नीड टू मेंटेन कैश अकाउंट सेपरेटली, कि हमें अलग से कैश अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं जिसमें एक कैश का कॉलम होता है और एक बैंक का कॉलम होता है, तो हमें इन दोनों के अकाउंट्स सेपरेटली रेडी करने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर से वही कंसेप्ट जो उसमें भी पढ़ा था, उस वक्त भी पढ़ा था कि अगर हम ये कैश अकाउंट या यहां अगर बात करें साथ में बैंक अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट नहीं पूरा किया जाएगा। जैसे सपोज करो कैश रिसीव्ड फ्रॉम आर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम आर, ये एंट्री है। हमने कैश रिसीव किया तो हमने अगर दिमाग में सोचा, क्योंकि मैंने आपको जर्नल एंट्री के बेसिस पर ही कैश बुक में भी पोस्टिंग करना समझाया था डायरेक्ट की बजाय, क्योंकि आपके लिए फ्रेश था ये कंसेप्ट अभी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू आर, इसकी ये जर्नल एंट्री होती है। तो आपको मैंने क्या समझाया था कि सपोज अगर सिंगल कॉलम कैश बुक हम बना रहे हैं तो एंट्री बनेगी कैश बुक की डेबिट साइड पर टू आर। तो हमने कैश बुक में तो इसकी डायरेक्ट
पोस्टिंग कर दी, लिख दिया, तो अलग से कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इसका दूसरा इफेक्ट है आर के खाते में, उसे जरूर पास किया जाएगा। तो क्या होगा, ये जब हम आर का लेजर अकाउंट बनाएंगे तो आर की क्रेडिट साइड है ना, टू क्रेडिट साइड डिनोट कर रही है, तो आर की क्रेडिट साइड पर हम बाय कैश अकाउंट लिखकर पोस्टिंग करेंगे। तो ऐसा करने से हमारा डुअल एस्पेक्ट जो है वो पूरा हो जाएगा कि एक खाता अगर डेबिट हुआ है तो दूसरा खाता क्रेडिट हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से बाई चांस मान लो कैश पेड टू आर होता, तो हम क्या करते, तो हम करते आर टू कैश, ठीक है, तो यही करते आर टू कैश। तो आर की डेबिट साइड पर कैश में तो हमने पोस्टिंग कर दी, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हमने पोस्टिंग कर दी, कैश बुक में कर दिया पोस्ट, तो अलग से कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमने आर का खाता बनाना है तो वहां पर डेबिट साइड पर टू कैश लिखा जाएगा इस एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब दूसरे पहलू को नहीं छोड़ना है, डबल एंट्री एस्पेक्ट को पूरा करना ही करना है। अब मैं बात करूंगी कॉन्ट्रा एंट्रीज की, जिसका जिक्र हमने किया हुआ है पहले भी। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है दो बेसिकली, या तो कैश डिपॉजिटेड वाली फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, सॉरी कैश डिपॉजिटेड है, या कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज होता है फ्रॉम दी बैंक। तो बेसिकली इसमें कॉन्ट्रा एंट्री में एक तो कैश इन्वॉल्व होता है और एक बैंक इन्वॉल्व होता है। तो अब यहां पर क्या होगा, अगर हम डबल कॉलम, नॉर्मली क्या होता है डबल कॉलम कैश बुक्स ही मेंटेन करती हैं, अगर फर्म्स मेंटेन कर रही हैं तो, ये नहीं कि अकेली सिंगल कॉलम कैश बुक मेंटेन करती है, वो डबल कॉलम ही मेंटेन करती है। तो डबल कॉलम कैश बुक के केस में कैश और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको याद हो तो कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड पर आती थी और हम लेजर फोलियो में सी लिखते थे। तो इस केस में डुअल एस्पेक्ट कैश बुक में ही पूरा हो रहा है, डबल कॉलम कैश बुक में ही पूरा हो रहा है। तो इसलिए यहां पर नहीं सोचना कि एक बार तो कैश बुक में पोस्टिंग हो गई, दूसरी बार कहां करें, क्योंकि ये दोनों बार कैश बुक में ही ट्रीट हो चुकी होती है। तो इसलिए कॉन्ट्रा एंट्रीज के लिए इस तरह का लॉजिक जो मैंने आर के कंसेप्ट से आपको समझाया वो नहीं सोचना है। कॉन्ट्रा एंट्री यहीं पर पूरी हो जाती है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी तरह की एंट्रीज होती हैं, मतलब जिनमें एक साइड पर कैश और दूसरी साइड पर कुछ और अकाउंट होता है, या एक साइड पर बैंक और दूसरी साइड पर दूसरा कोई अकाउंट होता है, तो उस केस में हमें दूसरे की लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करनी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेजर पोस्टिंग इन केस ऑफ कैश बुक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स के बारे में। देखो, अगर आपको याद हो तो हमने 4 तरह की सब्सिडरी बुक्स पढ़ी हैं। परचेज बुक पढ़ी है, सेल्स बुक पढ़ी है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक्स को हमने कवर किया है। और मैं आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करवाया करती थी, इस तरह के मैंने क्वेश्चंस आपको कुछ सॉल्व करवाए थे। अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि जो ये टोटल हमारे पास निकल कर आता है मंथ के एंड में, इसका क्या करना है, इसे किस तरह से लेजर में शो करना है, ये मैंने आपको कहा था कि जब हम लेजर अकाउंट्स समझेंगे तब हम सीखेंगे। तो चलिए अब इसकी बारी आ गई है, अब हम समझते हैं कि किस तरह से इन टोटल्स को लेजर अकाउंट्स में पोस्ट किया जाएगा। देखिए, आज के इस सेशन में मैंने जो स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक कवर की है वो ये सिर्फ और सिर्फ परचेज बुक को ही कवर किया है, और कोई नहीं कवर किया है। देखो, जब हम परचेज बुक बनाते हैं या जब हम परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जर्नल एंट्री सोचें, जीएसटी के पॉइंट को कंसीडर करते हुए भी, तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह के अकाउंट्स एग्जिस्टेंस में आते हैं। एक तो पर्सनल अकाउंट एग्जिस्टेंस में आता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस की या स्पेशल पर्पस की सब्सिडरी बुक्स हैं, और हमने समझा था कि परचेज बुक में जो क्रेडिट नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उधार वाली, वो आती हैं। अब जब क्रेडिट आ रही है, उधार आ रहा है, तो दैट मीन्स एक पर्सनल अकाउंट एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो पर्सनल अकाउंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। दूसरी साइड पर परचेज का खाता एग्जिस्टेंस में आता है,
और तीसरी साइड पर जीएसटीज एग्जिस्टेंस में आ भी सकते हैं अगर जीएसटी है, अगर नहीं है तो ये नहीं भी एग्जिस्टेंस में आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो ये डिफरेंट अकाउंट्स एग्जिस्टेंस में आते हैं इनको ट्रीट कैसे किया जाता है, तो देखो पहले मैं थ्योरेटिकली समझाऊंगी, फिर जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको दिखाया है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि किस तरह से ये जो यहाँ एक्सप्लेनेशन आपको समझाई गई है वो पोस्टिंग में यूज होगी। देखो, जब जो भी पार्टी का नाम एग्जिस्टेंस में आएगा वो सारे के सारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। इज क्रेडिटेड, पर्सनल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय परचेज एंड बाय परचेजेस अकाउंट इज रिटन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। देखो होगा क्या, मान लो मैंने आर से, राम से परचेज की हैं गुड्स, तो मैं उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करती हूँ, मैं पास करती हूँ परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। इसकी जर्नल एंट्री तो यही होती है ना, अगर हम जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये राम की क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ आना चाहिए बाय परचेजेस। लेकिन जब हम स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स बना रहे होते हैं तो हम सीधा किस में पोस्टिंग कर रहे होते हैं, परचेज बुक में। उस वक्त हम ये जर्नल एंट्री नहीं पास करते होते, उस वक्त हम परचेज बुक में पोस्टिंग कर देते होते हैं। अब जब हम परचेज बुक में पोस्टिंग कर देते हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि समझ में जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आती हैं। इसलिए बोला जाता है कि जर्नल एंट्रीज को बहुत ही ध्यान से समझिए। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को, इस लॉजिक को दिमाग में रखो, फिर ये आपको याद हो जाएगा कि पर्सनल अकाउंट यानी कि किसी इंडिविजुअल के नाम से जो खाता एग्जिस्टेंस में आता है उसे क्रेडिट किया जाता है और उसकी क्रेडिट साइड पर बाय परचेजेस अकाउंट लिख दिया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें परचेज की तो देखो, अब इसमें इसी एंट्री में फिर से देखो, परचेज की डेबिट साइड पर क्या लिखा आ रहा है, राम का नाम लिखा आ रहा है ना, राम से परचेज किया तो राम आ जाएगा, श्याम से परचेज किया तो श्याम आ जाएगा। तो परचेज अकाउंट इज डेबिटेड, डेबिट कर दिया जाता है। लेकिन अब देखो, अगर मैं एक महीने की परचेज बुक बनाकर उसके बाद सेटलमेंट करती हूँ, क्योंकि हमने अभी अभी देखा है ना महीने के एंड की डेट को टोटल लिखा हुआ था ना, अब मान लो मैंने 100 बंदों से खरीदी तो अब 100 बंदों का नाम लिखना मुश्किल हो जाएगा ना। परचेज बुक में लिखा तो है, परचेज बुक में सारी डिटेल दी तो है, तो इसलिए जब परचेज अकाउंट में पोस्टिंग की जाती है तो सबके अलग अलग नाम लिखने की बजाय एक ये नाम लिखकर डेबिट कर दिया जाता है परचेज अकाउंट को, कि परचेज अकाउंट जनरली आफ्टर अ मंथ इज डेबिटेड एंड टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। मतलब परचेज बुक के अकॉर्डिंगली विविध अलग अलग कस्टमर्स से हमने जो जो परचेजेस की थी उसके अकॉर्डिंगली ये नाम लिखकर परचेज अकाउंट को डेबिट शो कर दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही आसानी से समझ में आ गया ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीएसटीज की। देखो, जीएसटी 3 फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। एक तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एग्जिस्टेंस में आता है, तो ये 2 फॉर्म्स आपको पता चल गई। अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो, मतलब हरियाणा से पंजाब या हरियाणा से राजस्थान की, तो बेसिकली आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी एग्जिस्टेंस में आता है। तो ये 3 फॉर्म्स आपको पता है। अब आपको ये भी पता है कि जब हम परचेज करते हैं, मुझे उम्मीद है कि जीएसटी वाला कंसेप्ट भी आपने बहुत अच्छे से समझा हुआ होगा, तो जब हम परचेज करते हैं तो इनपुट वाले जीएसटी एग्जिस्टेंस में आते हैं, आउटपुट वाले नहीं आते। अगर आपने परचेज बुक का परफॉर्मा याद किया हो तो उसमें भी हम इनपुट वाले कॉलम्स बनाते हैं, आउटपुट वाले हम सेल्स में बनाते थे। तो अब यहां पर क्या होगा, इन सब को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि फिर से अगर मैं आपको जीएसटी वाली अब जर्नल एंट्री अगर याद दिलवाऊं तो उसमें एंट्री होती है, लेट सपोज अगर यही वाली राम वाली एंट्री में जीएसटी भी होता तो हम किस तरह से एंट्री करते। सपोज अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होती तो हम करते परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट
SGST अकाउंट्स डेबिट टू राम। तो ये जर्नल एंट्री होती, ठीक है। अब देखो, अब इस जर्नल एंट्री में ये क्या हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है ना, और क्रेडिट कौन हो रहा है, राम। हमने पोस्टिंग्स जर्नल एंट्री के थ्रू हमने लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग समझी है। तो पोस्टिंग में हम कैसे करते होते हैं कि जो अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसकी डेबिट साइड पर, लेकिन लिखा क्या आता है, जो उसके क्रेडिट में है। अब क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट में पार्टी का नाम लिखा हुआ है, क्रेडिट में उस इंडिविजुअल का नाम लिखा हुआ है जिसके साथ हमने ट्रांजैक्शन कंडक्ट की है। तो इसीलिए जो जीएसटीज हैं उन्हें डेबिट कर दिया जाता है विद द नेम ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टी। जिस पार्टी के साथ जितना जीएसटी की अमाउंट बनती है उसके अकॉर्डिंगली उसके नाम को क्रेडिट कर दिया जाता है, सॉरी डेबिट कर दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों डेबिट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट समझ में आया। चलिए अब इसे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। देखो, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक बार एक और कंसेप्ट अच्छे से समझो। देखो, ये जो हमने डिटेल स्टडी की थी बाय परचेजेस लिखने वाली, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय परचेजेस लिखने वाली, ये थी एक विदाउट जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन। अगर हम ये कंसेप्ट देखें जिसमें जीएसटी भी एग्जिस्टेंस में आ रहा है, तो देखो यहां पर पर्सनल अकाउंट के ऑपोजिट 3 अकाउंट्स हैं जो डेबिट हो रहे हैं, तो तीनों ही आने चाहिए ना। तो जब विदाउट जीएसटी हो तब तो सिर्फ बाय परचेजेस लिखकर काम चल जाएगा, लेकिन जब हमारे पास जीएसटी वाला कंसेप्ट भी साथ में दिया हुआ हो, तो जब हम पर्सनल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो उसकी क्रेडिट साइड पर बाय परचेजेस भी लिखा हुआ आएगा और जो भी जीएसटी एग्जिस्टेंस में आ रहा है वो भी बाय साइड पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो पर्सनल अकाउंट हमारे पास था वो था ये मोहन लाल एंड कंपनी। अब ये जो मोहन लाल एंड कंपनी है, इसमें अगर हम यहां ध्यान से देखें, जहां पर इसकी ये सारी ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो जाती है ये डिटेल, तो हमें यहां देखने पे पता चला कि मोहन लाल एंड कंपनी के साथ जो परचेज की ट्रांजैक्शन है, जो परचेज की एक्चुअल अमाउंट है वो है 56,000 और सीजीएसटी और एसजीएसटी एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। तो दैट मीन्स मोहन लाल एंड कंपनी का अकाउंट इतने से क्रेडिट होगा, लेकिन जब पोस्टिंग करेंगे तो बाय परचेजेस, क्योंकि ये परचेज वाला कॉलम है, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी। तो इस तरह से ये तीनों खाते जो हैं वो मोहन लाल एंड कंपनी की क्रेडिट साइड पर लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ आ गया कंसेप्ट। अब देखो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में देखो, भारत भूषण एंड सन्स वाराणसी के ये एग्जिस्टेंस में आए थे। अब जब इसकी डिटेल सारी की सारी हमने फिल की तो हमें पता चला कि ये चीजें एग्जिस्टेंस में आई। देखो, फिर से वही कॉलम है, फिर से वही सेम इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला और परचेज वाला कॉलम है। तो दैट मीन्स भारत भूषण एंड सन्स को हमने इस टोटल अमाउंट से क्रेडिट करना है और इसकी क्रेडिट साइड पर बाय परचेजेस, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी के कंसेप्ट से ये अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, आपके पास ये नेक्स्ट सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ के एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनका टोटल हमारे पास कितना आया था। देखो, इनमें भी यही सेम कंसेप्ट है, यही इनपुट वाले सीजीएसटी और एसजीएसटी एग्जिस्टेंस में आए थे। मतलब एक तरीके से सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो ये हमारी फिर से वही इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पर ही बेस्ड थे। तो ये टोटल अमाउंट से हमने सूर्या ट्रेडर्स को क्रेडिट करना है, ये बाय परचेजेस, ये बाय इनपुट सीजीएसटी, ये बाय इनपुट एसजीएसटी। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इनकी पोस्टिंग कर देनी है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर इस टोटल वाले कॉलम की, तो ये होगा सिर्फ ये एक टोटल जो है, जो कि परचेज का टोटल हमारे पास आया है,
क्योंकि अब पर्सनल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझ लिया। अब देखो सेकंड नंबर पे मैंने आपको कौन सा खाता बताया था, सेकंड नंबर पे मैंने आपको परचेज अकाउंट बताया ना। तो जब हम परचेज अकाउंट बनाएंगे तो हमने ये लिखना है टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, और उस वक्त हम क्या करेंगे, सिर्फ यहां से ही सीधा इस टोटल को उठा लेंगे। लेकिन याद रखना, जब पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्टिंग करते हैं तो हमें इन बिटवीन हर ट्रांजैक्शन का देखना पड़ता है, लेकिन परचेज के लिए हम सीधा यहां से टोटल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीएसटी वाली। देखो जीएसटी वाले में आपको मैंने क्या कहा है कि इन्हें हमने डेबिट करना है, लेकिन रिस्पेक्टिव पार्टी के नाम से। अब पार्टी का नाम है तो इसका मतलब मुझे फिर से हर एक ट्रांजैक्शन में देखना पड़ेगा। तो देखो इनपुट वाला CGST एग्जिस्टेंस में आया था, लेकिन 3360 SGST भी एग्जिस्टेंस में आया था। कौन सी पार्टी के अगेंस्ट? मोहनलाल एंड कंपनी के अगेंस्ट। तो आप क्या करोगे जब आप जीएसटी में पोस्टिंग करोगे? तो ये देखो, ये कहते हैं ना कि इनपुट में है, डेबिट है, तो डेबिट के ऑपोजिट जो क्रेडिट में हो, तो क्रेडिट में हर पार्टी का नाम लिखना है और अमाउंट जो उस पार्टी के अकॉर्डिंगली है वो डेबिट की जाएगी। तो एक बार इनपुट CGST और इनपुट SGST दोनों के अलग अलग खाते बनेंगे, एक ही नहीं बन जाएगा। जब हम इनपुट CGST वाला खाता बनाएंगे तो हम 5 जून को लिखेंगे टू मोहनलाल एंड कंपनी और अमाउंट लिख देंगे 3360। जब हम फिर से 10 जून को पोस्टिंग करेंगे तो हम लिखेंगे टू भारत भूषण एंड सन्स और अमाउंट लिख देंगे 5400। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम 14 जून वाली ट्रांजैक्शन करेंगे तो टू सूर्या ट्रेडर्स और अमाउंट लिखी हुई आ जाएगी इनपुट CGST में 20400। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इनपुट SGST में पोस्टिंग करनी है, क्योंकि वही नाम है और वही अमाउंट है। तो मुझे उम्मीद है कि अब फाइनली आपकी सब्सिडरी बुक्स को भी पूरा साथ में कंप्लीट करते हुए जो ये कंसेप्ट आपको लेजर पोस्टिंग का समझाया गया है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम बाकी बची हुई सब्सिडरी बुक्स को भी कवर करेंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।